क्या हम आतंकवादी हैं? एबीवीपी, एनएसयूआई ये सत्ता के लिए राजनीति करते हैं और हम छात्रों के लिए राजनीति करते हैं। सरकार छात्र संघ के चुनाव आंसू गैस फेंकते, लाठीचार्ज करते, वाटर कैनन का उपयोग करते और हमें जेल में भेजने का काम करते। पिताजी विधायक थे, अब लड़के विधायक हैं। विधायक का बेटा विधायक ही बने। तो ऐसे में तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है किसी की। देखिए, हादसा नहीं था, ये सिस्टम की नाकामी। मेरा उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना नहीं है, मेरा उद्देश्य जो है वो सेवा भाव का कार्य करना है और आगे भी मैं यही करता रहूँगा। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रजत पटेल जी, जो एनएसयूआई इंदौर जिला अध्यक्ष है। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रजत, यूथ की आवाज़ मुखरता से उठाते हैं इंदौर में और इंदौर के बाहर भी, और कई मुद्दों पर सरकार को घेरते भी हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि एबीवीपी, एनएसयूआई दो अलग अलग विंग है, यूथ विंग है, दो अलग अलग पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, दोनों संगठन छात्र हित के लिए काम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन पार्टी अलग अलग है, लेकिन संगठन दोनों अलग अलग है। संगठन एक है जो छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कौन कितना ईमानदारी से काम करता है वो डिपेंड करता है, कौन कितना छात्र हित के लिए काम करता है वो डिपेंड करता है। और क्योंकि अंतर की अगर मैं बात करूं तो अंतर दोनों में अलग अलग है। ये सत्ता पक्ष के साथ रहती है, हम विपक्ष में काम करते हैं, छात्र हित के मुद्दों को गंभीरता से उठाते हैं। सरकार की जो नीतियाँ रहती है उन पे ये पूरी ताकत से काम नहीं करते और हम सरकार से सवाल जवाब पूरी मजबूती और ताकत से करते हैं। क्योंकि एक सिंपल से अंतर में मैं बात खत्म कर देता हूँ कि ये सत्ता के लिए राजनीति करते हैं और हम छात्रों के लिए राजनीति करते हैं। बहुत बढ़िया। आज के समय में एनएसयूआई की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? हम हमारी जो प्राथमिकता है वो है छात्र के अधिकार के लड़ाई लड़ना, छात्रों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना, छात्रों के मुद्दों पर बात करना। आज हम मध्य प्रदेश में देखें तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे छात्र छात्राएं बड़े गंभीर रूप से परेशान हैं। जैसे छात्रवृत्ति की हम बात करें, बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एक्स्ट्रा जो आए दिन जो फीस बढ़ोतरी हो रही है उसकी बात करें, पेपर लीक कांड की हम बात करें, ऐसे इन्हीं सब हमारी सबसे यही प्राथमिकता है कि हम इन सब मुद्दों पे छात्र हित के लिए लड़ाई लड़ें। सरकार छात्र संघ के चुनाव बहाल क्यों नहीं कर रही है? 2017 में छात्र संघ चुनाव हुए थे, उसके बाद सरकार ने छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा दी। क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि युवा आगे आके नेतृत्व करें, सरकार नहीं चाहती है कि युवा उनसे सवाल जवाब करें, सरकार नहीं चाहती है कि युवा उन शिक्षा व्यवस्था पे बात करें। इसलिए उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है। और हमारी एनएसयूआई की स्पष्ट यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल करें ताकि छात्र लोकतंत्र बचे। देखिए, पहले जो छात्र संघ के चुनाव होते थे तो उसमें एनएसयूआई हो या एबीवीपी हो, उससे कई नेता निकलते थे। अभी तो मोहन यादव जी अपने मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी एबीवीपी से निकले। तो पहले हर व्यक्ति को मौका मिलता था, लेकिन अब वंशानुगत हो गया है। मतलब कि आगे पिताजी विधायक थे, अब लड़के विधायक हैं। उनकी बात, मतलब ये रिजर्व कोटा भी एक फैक्टर समझ में आता है आपको? हाँ, राइट है, क्योंकि सरकार का एक उद्देश्य यही बन गया, एक सोच बन गई कि विधायक का बेटा विधायक ही बने। इस प्रकार की सोच उनकी आज बन रही है, इसीलिए कहीं न कहीं वो छात्र संघ चुनाव से डरते हैं, भागते हैं कि अगर कहीं सही नेतृत्व अगर मिलता है और अगर हमारे हमारे ऊपर अगर कोई सवाल जवाब करे, तो स्पष्ट यही बात है कि छात्र संघ चुनाव इसी कारण से भी उन्होंने रोक लगा दी कि कोई भी गरीब फैमिली या मध्यम वर्ग का व्यक्ति, युवा नेता अगर अपने आप को मोबिलाइज करना चाहता तो वो किसी प्रकार से भी चुनाव ना लड़े। इस कारण से भी कहीं न कहीं सरकार डरी हुई है कि कोई उनसे कोई सवाल जवाब ना करे और कहीं न कहीं उन्हीं के जो विधायक के पुत्र विधायक बनता है, यही सब चल रहा है आज की तारीख में। आप एनएसयूआई के इंदौर के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और आगे? देखिए, मुझे पिछले कई सालों से 14 साल से मैं एनएसयूआई की राजनीति कर रहा हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक सेवा भाव के साथ में काम करता हूँ। मैं छात्रों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं छात्रों के साथ जहाँ अन्याय हो रहा है उनके न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और जहाँ भी किसी भी छात्र को कहीं भी प्रकार की समस्या होती है तो मैं उनकी समस्या के लिए खड़ा रहना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना नहीं है, मेरा उद्देश्य जो है वो सेवा भाव का कार्य करना है और आगे भी मैं यही करता रहूँगा। भैया, पुलिस जिस प्रकार छात्रों के प्रति
बर्बरता करती है, थोड़ी-सी उनको संवेदनाएँ रखनी चाहिए जिस प्रकार वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, लाठी चार्ज करती है। हमने एक आपका ही वीडियो देखा था जिसमें हमने देखा कि उड़ता हुआ रजत देखा एकदम, वाटर कैनन के माध्यम से। तो ऐसे में तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, स्पष्ट है कि जब भी हम छात्रों के हक अधिकार की बात करने के लिए आंदोलन प्रदर्शन करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ हो या सरकार हो अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए पुलिस को आगे करती है, बैरिकेड्स लगाती है और जब हमारे हक और अधिकार की लड़ाई करने के लिए हम उनसे बात करने के लिए जाते हैं, उनसे सवाल-जवाब करने के लिए जाते हैं, तो बर्बरता रूप से हमारे ऊपर आंसू गैस फेंकते, लाठीचार्ज करते, वाटर कैनन का उपयोग करते और हमें जेल में भेजने का काम करते। तो मेरा मानना स्पष्ट है, क्या हम आतंकवादी हैं या हम अपराधी हैं? हम सिर्फ़ हमारे हक और अधिकार की बात करने आपसे गए हैं, लेकिन आप जिस तरीके से हमारे ऊपर वाटर कैनन फेंकते हैं, उसमें हमारे कई साथी घायल हो गए। कहीं साथी को चोट लगी है और क्योंकि सरकार अपने सवाल-जवाब करने से डरती है, इसीलिए पुलिस प्रशासन को आगे करती है। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस को भी संवेदनशील होना चाहिए और सरकार को संवाद करना चाहिए हमसे, ना कि इस तरीके का बर्ताव हमारे साथ करना चाहिए। भैया आए दिन हम देखते हैं एनएसयूआई हो चाहे एबीवीपी हो, आए दिन कॉलेज के सामने प्रदर्शन करती है बढ़ती फीसों को लेकर। तो क्या ये वास्तव में फीस कॉलेज अपने मनमानी ढंग से बढ़ा रहा है या फिर ये एक प्रकार का प्रोपेगेंडा है ये? नहीं, नहीं आज की अगर हम देखा जाए तो फीस की बढ़ोतरी आए दिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में चल रही है। पेनल्टीज़ भी एक्स्ट्रा बच्चों पे लगा रही है। आप सुविधा की बात करो तो सुविधा किसी प्रकार से बच्चों को नहीं मिलती। आप अगर यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे तो क्लासरूम की हालत देखिए, लाइब्रेरी देखिए, लैब देखिए, बिल्डिंग की जो अ, दिशा है वो देखिए। मतलब कहीं भी बच्चों को सुविधा नहीं मिल रही है, लेकिन फीस हर साल बढ़ोतरी करने में कॉलेज, यूनिवर्सिटी पीछे नहीं हट रही। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप फीस पूरी उनसे ले रहे हो, तो आप उसकी सुविधा भी उन बच्चों को दें। और आजकल जो जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, उसमें व्यापार ज़्यादा चल रहा है, शिक्षा कम चल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है, आप व्यापार मत करिए उनके साथ, उनको शिक्षा का पूरा अधिकार आप दीजिए। युवा मध्य प्रदेश का इस समय मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है, परीक्षाओं के लिए परेशान है, वैकेंसी बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहा है। तो सरकार युवाओं को रोज़गार क्यों नहीं दे पा रही? सीट क्यों नहीं बढ़ा पा रही? देखिए, चुनाव से पहले सरकार उनसे वादा करती है कि 2 करोड़ नौकरी आपको हम देंगे। बिल्कुल। चुनाव होने के बाद सब जुमले होती है और वादा खिलाफी होती है। सिर्फ़ ये चुनाव से पहले होता है कि हम 2 करोड़ रोज़गार आपको देंगे, उसके बाद जब चुनाव हो जाते हैं, तो किसी भी प्रकार से उनको रोज़गार नहीं मिलता है। इसका स्पष्ट यही है कि अपने जो ख़ास लोग रहते हैं, उनको जॉइनिंग करवा रहे हो, जो उनके साथ के लोग रहते हैं, उनको आप जॉइनिंग करवा रहे हो, उनको आप नौकरी लगा रहे हो। पैसे ले लेकर आप नौकरियाँ देते हो और जो युवा मेहनत कर रहा है, दिन-रात मेहनत करता है, आप उनको इन रोज़गार से आप दूर रखते हो। स्थायी नौकरियाँ आपने ख़त्म कर दी। आप और बाकी जो चीज़ें हैं भ्रष्टाचार दिन पे दिन बढ़ रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से आज का युवा इतना परेशान है कि वो रोज़गार पढ़ाई इतनी मेहनत करता है, इतना पैसा लगाता है, किसी भी प्रकार से उसे सुविधाएँ नहीं मिलती, उनको जॉब नहीं मिलता है। तो कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार चल रहा है प्रदेश में। हालाँकि भैया आप तो एनएसयूआई से आते हैं, लेकिन जो इस प्रदेश का युवा है, वो सरकार की नीतियों से कहीं न कहीं असंतुष्ट है। क्या कारण मानते हैं आप? स्पष्ट से ये तो दिख भी रहा है कि आज के यूथ में आक्रोश है। अगर वो दिन-रात अपने हक अधिकार के लिए अगर सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, सवाल-जवाब कर रहा है सरकार से, तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं आज का यूथ इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि अगर संतुष्ट होता तो सड़कों पर ना होता, अपने हक अधिकार की लड़ाई ना लड़ता। तो इससे स्पष्ट होता है कि आज का यूथ जो है सरकार से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि आपने अभी जो सवाल करा था कि रोज़गार, तो जब रोज़गार के लिए उसको अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है और सरकार जो झूठे जुमले कर रही है, तो इससे स्पष्ट होता है कि आज का यूथ सरकार से संतुष्ट नहीं है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इसने अपनी छवि बनाने में 6 से 7 साल लगा दिए और भागीरथपुरा में जो वाटर कांड हुआ, आपने देखा पानी से लोग प्रभावित हुए, ट्रेजेडी हुई, मृत्यु हुई, उसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? देखिए, हादसा नहीं था, ये सिस्टम की नाकामी थी। 35 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। मेरा ऐसा मानना है कि जब उन्होंने निवेदन आपको पहले से ही लगाए थे कि हमारे यहाँ प पानी साफ नहीं आ रहा, तो आपने तब किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी और आप अपने खुद के होश में मग्न थे। और जब इतना बड़ा हादसा हो गया,
इतने लोगों की मृत्यु हो गई और अभी भी कहीं परिवार के सदस्य अस्पताल में भर्ती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सिस्टम की नाकामी है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उनको जो मुआवजा है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए और जो दोषी अधिकारी है, जो इस भागीरथपुरा के कांड में शामिल है, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें सिस्टम और सरकार की नाकामी है। नहीं, जनप्रतिनिधि का कोई बयान नहीं आया, मतलब घंटे जैसे बयान आते हैं। शंकर मुख्यमंत्री लालवानी को अभी तक इतना समय भी नहीं है कि वो भागीरथपुरा की जनता से जाके मिल ले, लेकिन उनको इतना भी समय नहीं है। ना उन्होंने किसी प्रकार के अभी ना तो कैलाश विजयवर्गीय जी का इस्तीफा लिया उन्होंने और किसी प्रकार से कोई भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करी और ना पीड़ित परिवार के लिए उनका कोई भी मन में ऐसी कोई चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए एनएसआई कितनी जरूरी है? कांग्रेस पार्टी के लिए एनएसआई रीढ़ की हड्डी है। जमीनी राजनीति से हम यहाँ बनते हैं और अगर कांग्रेस पार्टी का जनाधार को कोई मजबूत करता तो एनएसयूआई मजबूत करती है। तो कहीं न कहीं अहम भूमिका है एनएसयूआई की कांग्रेस पार्टी के लिए। युवाओं के अंदर एक धारणा बन गई है कि 50 गाड़ियों के काफिले के साथ निकलेंगे, जगह-जगह स्वागत के मंच लगेंगे, तो हम अच्छे राजनेता माने जाएँगे। कि आप इससे कितने सहमत हैं इस बात से? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आप जनता के बीच में रहो, जनता के जो कार्य है उन पे कार्य करें। 50 काफिला ले जाने से कोई नेता नहीं बनता, लेकिन आजकल क्योंकि ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि यूथ जितनी गाड़ियां लेके चल रहा है उसी को पसंद कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जमीन स्तर पे काम करो, जनता के बीच में रहो, उनकी समस्याओं को सुनो और उसके बाद उनके बीच में अगर वो आपसे प्रेम कर रहे हैं और आप उनके लिए हमेशा खड़े हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि जमीन स्तर पे कार्य होना चाहिए। काफिला और ये इससे कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक रील वाला जो ट्रेंड आज की यूथ देखना पसंद कर रही है, उसी के साथ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इस ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जमीन स्तर पे काम करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मध्य प्रदेश में सरकार दावा करती है कि हम छात्रों को छात्रवृत्ति देते हैं, लेकिन कई कॉलेज में पता किया कि छात्रों को छात्रवृत्ति ही नहीं मिल रही। क्या कारण है? कौन जिम्मेदार है? स्कॉलरशिप पिछले कई सालों से बच्चों को मिल नहीं पा रही। मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग स्कॉलर बेस पर अपना एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन उसको समय पे स्कॉलरशिप नहीं मिलने से उसको पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ती है। क्योंकि सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी आप छात्रों के प्रति नहीं सोच रहे हो, तो इतना जो पैसा आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है? आप टैक्स भी ले रहे हो, उनके परिवार से सब कुछ ले रहे हो, लेकिन पूरी तरह अगर जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, वो स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिल पा रही। इसका जिम्मेदार सरकार है और जो भी भ्रष्ट अधिकारी है वो इसके जिम्मेदार है। सर, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है, यदि कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, यदि फीस जमा नहीं कर पाता तो उसकी टीसी रोक लेते हैं। यूजीसी के अंतर्गत मेरा ऐसा मानना है कि टीसी रोकना सही नहीं है, क्योंकि टीसी रोकने से बच्चे का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ होता है। कहीं न कहीं जो गरीब फैमिली का जो बच्चा होता है, वो फीस की वजह से उसकी टीसी अगर रुकती है, तो उसका बहुत नुकसान होता है। इस कारण आप या तो उससे कोई आवेदन लिखवा लीजिए या उसको छूट दे दीजिए इस चीज़ के लिए कि अगर ज़्यादा ही गरीब बच्चा है और उसके घर में सच में भी परेशानी है, तो आप उसके दस्तावेज़ रोकने का अधिकार आपको है नहीं। तो टीसी बच्चे को देनी चाहिए। अगर आपको फ़ीस आपकी लेनी है तो आप फ़ीस बाद में भी ले सकते हो। उसको समय देके एक आवेदन लिखवा के एक समय देके भी आप उससे ले सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चा आपके 4 साल 3 साल पढ़ाई करता है, तो एक परिवार का बच्चा रहता हो, तो कहीं न कहीं उसको इतनी छूट तो मिलनी चाहिए। और जो आप दस्तावेज़ रखते हैं ये बिल्कुल गलत बात है। ये यूनिवर्सिटीज़ और यूजीसी की गाइडलाइन में भी नहीं है। आप किसी भी बच्चे के दस्तावेज़ रखने का आपको अधिकार नहीं है। भैया, मध्य प्रदेश सरकार ने 1 साल के अंदर 67,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। अभी 1 हफ्ते के अंदर 2 बार कर्ज ले लिया। अभी विधानसभा के सत्र के पहले। जब आप कर्ज ले रहे हो, आप कारण नहीं बता रहे हो कर्ज किस कारण ले रहे हो, तो पैसा जा कहाँ रहा है? डेवलपमेंट तो ज़मीन में दिख ही नहीं रहा। नहीं है ना, बिल्कुल भी, क्योंकि अभी मैंने जो बात बोली कि आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का बजट लीजिए, बजट अथाह है वहाँ का, 150 करोड़ 200 करोड़ का बजट है। लेकिन अगर आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की हालत देखोगे तो बिल्डिंग इतनी जर्जर हो रही है, किसी प्रकार की भी बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो स्पष्ट है कि सिर्फ आप लोन पे लोन ले जा रहे हो, लेकिन किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं दे रहे हो। और अगर आपसे सवाल जवाब करें, तो आप ना बता पा रहे हो कि ये किस वजह से ये लोन लिया आपने और इस लोन का पैसा आपने कहाँ लगाया। तो स्पष्ट है बजट हर जगह बना हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से उसका जवाब हमें नहीं मिला है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ रजत पटेल जी, जिनको आपने सुना। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।